अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ दिनों से जो है वो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, कुछ मसरूफियत थी इस वजह से। तो आज से हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया हुआ है। इंट्रो हमने ले लिया था कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है बेटे वो बहुत बेसिक चीज़ है और इसी करंट को ही लेके हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। इसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जाके हर चीज़ को। तो ये आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लेना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारा आज का आर्टिकल है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या लेते रहे हम लोग? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटे चार्जेस, करंट का क्या मतलब? फ्लो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं करंट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हुआ है या कितने चार्जेस फ्लो किए हैं? कितने चार्जेस फ्लो करेंगे तो इतना करंट बन जाएगा, उससे ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो फिर कितना बनेगा? तो उस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटे अगर कोई कंडक्टर हमारे पास मौजूद है, उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, उस एरिया में से अगर डेल्टा क्यू चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इसमें से गुजरता है, पास आउट करता है डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो इस क्रॉस सेक्शन या इस कंडक्टर में से जो फ्लो करने वाला करंट है वो क्या होगा? आई होगा। और उस आई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस एवरेज चार्ज, ये डेल्टा क्यू क्या है? एवरेज चार्ज है जो कि इस क्रॉस सेक्शन में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, उसको हम डेल्टा टी जो एवरेज टाइम है, यानी कि कितना टाइम लगा उस डेल्टा क्यू चार्ज को इस एंड से इस एंड तक, यानी इस क्रॉस सेक्शन में से मूव करने के लिए या फ्लो करने के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। दोनों की रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो उसकी जो बेसिक करंट की डेफिनेशन जो है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये बेसिक सादा सी डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि कितने चार्जेस फ्लो करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वो हमारे पास एवरेज करंट की वैल्यू दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो यूनिट जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो बेटे देखें, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास करंट का यूनिट क्या आ गया? कूलम पर सेकंड। और इस टर्म को कूलम पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पेयर। तो ये हमारे पास एम्पेयर का फार्मूला आ गया। एम्पेयर क्या है? ऐसा यूनिट है किसका? करंट का, और वो किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकंड के। अगर इसी फार्मूले को सिंबॉलिकली लिख लें तो एम्पेयर को ए से बेटे शो करते हैं, कूलम को कैपिटल सी से, और टाइम के लिए यानी सेकंड जो है वो हम लोग स्मॉल ऐसे आप लोगों को पता है इससे डिनोट करते हैं। तो एम्पेयर जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटे? एम्पेयर याद रखना है कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकंड के। या एम्पेयर किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकंड के। अब बेटे हमें कैसे पता चलता है कि इस कंडक्टर में से करंट जो है वो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है? ये हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट आती कैसे है? या सिंपल हम बात करें तो 1 एम्पेयर किस करंट को कहते हैं? क्या होगा? कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा जब हम कहते हैं कि करंट जो है वो 1 एम्पेयर है? कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? तो 2 एम्पेयर होगा। कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? तो 3 एम्पेयर होगा। आइए अब हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ के 1 एम्पेयर किसे कहते हैं? तो बेटा 1 एम्पेयर हमारे पास करंट 1 एम्पेयर होगा अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर गुजरे तो उसमें से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पेयर होगा। समझ आ गई इस चीज़ की कि अगर हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 कूलम चार्ज जो है वो पास आउट कर जाता है, हम नंबर ऑफ चार्जेस की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड की। अगर 1 कूलम चार्ज इसमें से पास कर जाता है कितनी देर में? 1 सेकंड के अंदर, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पेयर।
अच्छा, अब किसी से बच्चे से सवाल अगर मैं पूछूं कि 2 एम्पेयर कब होगा, तो बेटे देखें आप इसको सिंपल वे में समझें कि 1 कूलम जो है वो किसके इक्वल है। देखें, सॉरी 1 एम्पेयर किसके इक्वल था, 1 कूलम पर सेकंड के। 2 एम्पेयर फिर किसके इक्वल होगा, जब हम लोग चार्ज को और सेकंड को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना, यानी कि एम्पेयर किसके इक्वल है, कूलम पर सेकंड के। चार्ज और हमारे पास सेकंड को जब डिवाइड किया, 1 कूलम को 1 सेकंड से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1 कूलम पर सेकंड। ये 1 क्या है, ये बेटे ये 1 कूलम है, यानी कि ये चार्ज की मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये 1 जो है कि 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जो है वो पास आउट कर गया तो 1 एम्पेयर करंट। इसका मतलब अगर 1 सेकंड के अंदर 2 कूलम चार्ज पास आउट कर देगा इस क्रॉस सेक्शन में से तो ये 2 एम्पेयर होगा। अगर 3 एम्पेयर क्या होता है, यानी कि 3 कूलम चार्ज पास आउट कर जाएगा यूनिट टाइम के अंदर। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन में से। तो जहां पर भी आपके पास लिखा हो 5 एम्पेयर है, 20 एम्पेयर है, तो इसका मतलब है कि किसी क्रॉस सेक्शन में से अगर इस कंडक्टर में से हम कहते हैं 15 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका जो ये फ्रंट वाला आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, एसआई पैच अंदर होगा, उस पैच में से 15 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर गुजरेगा तो फिर हम कहते हैं 15 एम्पेयर करंट होगा। तो बेटे ये याद रखनी है कि 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एनी सर्टेन एरिया, पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो ये बेटे याद रखनी है। अब एम्पेयर जो है वो कैसा यूनिट है, बेस यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। वो एम्पेयर जो है हमें पता है बेस यूनिट है और बेटे इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है। ओके, अब कुछ एग्जांपल जो हैं आप लोगों को मैंने समझाया, 1 एम्पेयर कब होगा, 2 एम्पेयर कब होगा, 3 एम्पेयर, यानी कि हमें करंट की जो वैल्यू दी जाती है उसका क्या मतलब होता है। तो अब हम लोग एग्जांपल कुछ सॉल्व करते हैं। फर्ज कर लें इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से बेटा जो चार्ज डेल्टा क्यू है वो कितने कूलम गुजर गया, 10 कूलम। कितने टाइम के अंदर, डेल्टा टी है 5 सेकंड। बताएं करंट की वैल्यू क्या होगी, 5 सेकंड के अंदर गुजरा है कितना करंट, 10 कूलम। तो बताएं हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट जो है वो फ्लो कर गया है। तो बेटे इसके अंदर हमारे पास अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे 10 कूलम चार्ज फ्लो किया है, इसका मतलब 10 आंसर होगा। तो क्या इसका आंसर 10 एम्पेयर होगा, 10 एम्पेयर होगा? बेटा नहीं, 10 एम्पेयर नहीं हो सकता। हमने बेटा वो चार्ज देखना है, वो चार्ज, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करनी है एम्पेयर के साथ जो चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा। अब 5 सेकंड के अंदर जो है वो 10 कूलम चार्ज फ्लो किया तो 1 सेकंड के अंदर कितना करेगा, 2। तो 2 एम्पेयर हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही सेकंड है कि डेल्टा क्यू अगर 20 कूलम फ्लो करता है इसी एरिया में से कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो देखना है 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, तो वो 10 कूलम है तो हम कहेंगे करंट होगा 10 एम्पेयर। बेटे क्लियर हो गया इस चीज़ का। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब देखें कि करंट की क्या डेफिनेशन बन रही है कि रेट ऑफ जो हम या वैसे हम लोग कह लें या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट कहते हैं। अगर हम लोग ये डिफाइन करना चाहते हैं कि कितना करंट है, 1 एम्पेयर करंट कब होगा, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर जो है वो पास कर जाए इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर होगा। ओके, अब बेटे हम लोग इसी फार्मूला को ये जो हमारे पास एवरेज करंट के लिए फार्मूला है ये, या करंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आ गया है, इसी को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमें वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कूलम के अंदर नहीं देता, बल्कि जैसे यहाँ पे 10 कूलम था, 20 कूलम था, बल्कि वो कहता है
n नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो इसमें से पास आउट करके हैं, तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे q की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि q इज इक्वल टू होता है NE के। तो बेटा q की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो तब हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस बताए हों न्यूमेरिकल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर या MCQs के अंदर, तो फिर हम लोग बेटे क्या पुट करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। और ये न्यूमेरिकल भी है, आप लोग उसके अंदर यूज़ भी करेंगे। नंबर ऑफ चार्जेस दे दिए जाएंगे कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से इतने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर वो टाइम दिया होगा। बताएं इसमें से गुजरने वाला करंट क्या होगा, तो हम लोग सिंपल नंबर ऑफ चार्जेस पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी कि ई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी फार्मूले से बेटे हम लोग एम्पेयर की डेफिनेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो थे चैप्टर 12 के, उसके अंदर ड्राइव किया था कि n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, q क्या है, चार्ज, और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर भेजने चाहिए हमें, तो 1 को हम लोग डिवाइड कर देते थे जितनी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड थी उससे। तो हमारे पास बेटे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आते थे वो आते थे 6.25 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर किसी बॉडी को दे दिए जाएं तो उसके ऊपर आने वाला चार्ज जो है वो कितना हो जाता था, 1 कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, दोनों की रेशो है तो ये कट जाएंगे, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस जहाँ पे हम लिखा 1 कूलम, तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो हमें पता है 1 कूलम चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो हम कहते थे कि जब 1 कूलम चार्ज इस एरिया में से गुजर जाएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर 1 सेकंड के अंदर, तो फिर करंट होता है 1 एम्पेयर। अगर इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बात कर ली जाए तो अगर 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजर जाएं 1 सेकंड के अंदर, तो फिर भी करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पेयर होगी। क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो है वो किन पार्टिकल्स का, कितने पार्टिकल्स का चार्ज 1 कूलम बनेगा, इतने पार्टिकल्स का चार्ज जो है वो 1 कूलम बनेगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद अब करंट जो है वो क्वेश्चन है कि करंट की कोई टाइप्स भी हैं सर, करंट की टाइप्स हैं तो वो भी एक्सप्लेन कर दें। तो करंट की बेटा 2 टाइप्स हैं हमारे पास, और वो टाइप्स बनाई गई हैं सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। और ये जो है करंट की डायरेक्शन जो है ये चेंज होती है ड्यू टू सोर्स ऑफ करंट, यानी कि जिस चीज़ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, जिस डिवाइस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट के अंदर, उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, ये याद रखिएगा। उसी बेस पे टाइप जो हैं वो करंट की 2 हैं, एक डीसी करंट होता है और एक डीसी उसको शो करते हैं डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव करंट उसको सिंबॉलिकली एसी से शो करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन जो है वो डीसी और एसी है। 2 टाइप्स हैं, डीसी एंड एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या है और अल्टरनेटिव करंट क्या है, ये बेटे थोड़ा सा समझे। अल्टरनेटिव करंट आपका चैप्टर नंबर 16 है, जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिव करंट पे बेस करता है, वो आप पढ़ेंगे वहाँ पे। डायरेक्ट करंट क्या है बेटे, डायरेक्ट करंट ऐसा, डायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा, यानी कि किसी की एक ही डायरेक्शन होना। तो डायरेक्ट करंट सर्किट के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए फ्लो करे, चाहे वो 10 सेकंड के लिए फ्लो करे, चाहे वो 20 सेकंड के लिए, चाहे वो लाख सेकंड के लिए, चाहे वो कई घंटों के लिए फ्लो करे, उसकी डायरेक्शन एक ही रहनी है।
और वो डायरेक्शन कैसे होनी है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी डायरेक्शन उसकी। करंट की डायरेक्शन जो है जब एक ही रहे ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। और प्योर डीसी प्योर डायरेक्ट करंट का ग्राफ जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऊपर की तरफ हमारे पास ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 5 एम्पेयर 7 एम्पेयर 10 एम्पेयर तो बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू का करंट जो है वो सर्किट के अंदर उतनी वैल्यू का ही करंट फ्लो करता रहेगा, चाहे ये 5 सेकंड चले करंट, चाहे वो 10 सेकंड चले, चाहे वो 20 मिनट चले, चाहे वो 20 घंटे चले। करंट की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन। किस में, प्योर डीसी के अंदर। अगर पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग होता है जैसे पल्स होती है, जब रेक्टिफायर्स आप 18 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पल्सेटिंग डीसी को देखेंगे, उसके अंदर डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होती है। मैग्नीट्यूड थोड़ी सी कभी बढ़ती है फिर कम होती है, बढ़ती है कम होती है। तो ये प्योर डीसी की बात कर रहे हैं, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यहाँ पे 5 एम्पेयर हो सकता है, 10 एम्पेयर हो सकता है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम रहनी है सर्किट के अंदर। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटे, ये सोर्स ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। तो ऐसे सोर्सेज जिनकी वजह से डायरेक्ट करंट फ्लो करता है उन्हें डीसी सोर्सेज कहते हैं और सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट कहते हैं। वो हमारे पास सेल्स हैं, बैटरीज हैं। तो सेल और बैटरी से निकलने वाला करंट जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। अब सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जब आप सेल या बैटरी लेने जाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने बेटा देखा होगा स्पेसिफिक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और स्पेसिफिक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी कि जब हम किसी भी सर्किट के अंदर उस सेल या बैटरी को लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी और वो सिंगल डायरेक्शन होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग बेटे देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मुतबादल, यानी कि तब्दील हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सर्किट के अंदर चेंज हो जाती है। फर्ज कर लें हमारे पास ये सर्किट है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का जो है हमारे पास सिंबल है। तो बेटे कोई भी करंट जो है अगर वो अपना एक कंप्लीट साइकिल टी टाइम के अंदर कवर करता है, अपना एक कंप्लीट साइकिल जो है, ये पूरा साइकिल जो है वो टी टाइम के अंदर कवर करता है, तो इस सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिव करंट होता है 0 to t/2 यानी कि हाफ टाइम पीरियड के अंदर कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। यानी कि पॉजिटिव इधर रहता है और नेगेटिव टर्मिनल इधर रहता है सोर्स ऑफ करंट का। लेकिन जैसे ही t/2 पे आता है करंट की वैल्यू 0 होती है और फिर इंक्रीज होना चालू हो जाती है दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर या माइनस डायरेक्शन के अंदर। तो हम लोग फिर पोलैरिटी ये जो सोर्स है वो चेंज कर लेता है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाता है और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस आ जाता है। तो और इस अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू हमेशा देखें ग्राफ से क्या हो रही है, इनिशियली जब t0 करंट भी 0 बढ़ती 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 एक ख़ास पीक वैल्यू पे जाएगी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, कम होती 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 0, फिर पोलैरिटी चेंज, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और फिर जो है ये बढ़ती है और फिर एक ख़ास पीक वैल्यू नेगेटिव की तरफ आ जाती है। और जितनी पीक वैल्यू इधर पॉजिटिव की तरफ होती है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू करंट की अल्टरनेटिव करंट की पॉजिटिव की तरफ होती है, उतनी ही नेगेटिव की तरफ होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, फिर 0, फिर अगला साइकिल शुरू हो जाता है, पोलैरिटी फिर चेंज होती है। तो ये अल्टरनेटिव करंट के अंदर करंट की 2 डायरेक्शन होती हैं। हाफ टाइम पीरियड के अंदर डायरेक्ट करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है, हाफ टाइम के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जिस सोर्स की वजह से ऐसा करंट प्रोड्यूस होता है वो बेटे होता है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटे है एक चीज़, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या कभी चार्ज जो है वो कभी मैस के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि चार्ज किसी ऐसे पार्टिकल के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है जिसका मैस ना हो।
तो इसको बड़ा क्लियर सोच के बताएं। हमें पता है सबसे कम चार्ज, अब जिन बच्चों ने तो पिछले लेक्चर लिए हुए हैं चैप्टर 12 के, उनको तो बड़ा इजी है, उनको पता है कि चार्ज मैथ के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जिन बच्चों ने नहीं लिए हुए लेक्चर तो उनका नुकसान होगा, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जो है चैप्टर 12 के वो लाजमी बेटा देखें। जिन बच्चों ने नहीं देखे हुए, अगर पूरा नहीं देख सकते तो आप कम से कम उसके अंदर गाज़ीज़ लॉ और पोटेंशियल वाले आर्टिकल जो हैं वो लाजमी देखें। गाज़ीज़ लॉ, उसकी एप्लीकेशंस और पोटेंशियल वाले आर्टिकल्स लाजमी देखें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। पोटेंशियल डिफरेंस दो बॉडीज़ का क्या है, दो पॉइंट्स का क्या है। तो अगर पोटेंशियल का ही नहीं पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं पता चलेगा, करंट की नहीं समझ आएगी, तो इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखें। आते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे चार्ज हमने पढ़ा कि चार्ज जो है वो क्या, क्वेश्चन मैंने पूछा क्या विदाउट मैस एग्जिस्ट कर सकता है, या हमेशा किसी ना किसी मैसिव बॉडी के ऊपर, मैसिव पार्टिकल के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा हमने पढ़ा चार्ज, मिनिमम चार्ज किसके ऊपर होता है, ये वैल्यू है मिनिमम चार्ज की, जो कि इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो कितना होता है, वो होता है बेटे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन का क्या मैस होता है, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज कभी भी मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पर चार्ज होगा वो किसी ना किसी मैसिव पार्टिकल के ऊपर होगा, ऐसे पार्टिकल के ऊपर होगा जिसका कोई ना कोई मैस होगा। अब करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब है कि चार्ज अकेला तो हो नहीं सकता, तो वो किसी ना किसी पार्टिकल के ऊपर मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि चार्ज जो है वो कभी भी जब मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ से कौन सी चीज़ ट्रैवल करती है, यहाँ से वो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरते हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, जो चार्ज को कैरी करके लेके आते हैं, जो चार्ज को पकड़ के लेके आते हैं, जिनके पास चार्ज मौजूद होता है। इससे ऐसे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन्हीं बेटे हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। जैसे साइकिल का कैरियर नहीं होता, पीछे लगा होता है पिछली सीट जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए उसको कैरियर कहते हैं। तो वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे, चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स। ओके अब चार्ज कैरियर्स बेटे मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। हमारे जो सिलेबस के अंदर चार्ज कैरियर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 मटेरियल्स के लिए, मेटल्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, गैसेस के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटल्स के लिए कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है। इन मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं या किन की वजह से करंट फ्लो करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। किसके अंदर बेटे, मेटल्स के अंदर। उसके बाद सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट बेटे ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने दे। ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट का नेम देते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन आपको बताई कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये 3-4 आर्टिकल के बाद जब हम लोग केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे करंट का, तो फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या और वो उसकी अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। तो बेसिक चीज़, ऐसा लिक्विड जो कि अपने अंदर से करंट फ्लो करने दे, करंट फ्लो होने दे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और इनके अंदर किन की वजह से करंट फ्लो करता है, ये कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो बेटे वो आयन्स होते हैं। और आयन्स दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव आयन भी मूव करता है, नेगेटिव आयन भी मूव करता है, दोनों की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसकी एग्जांपल कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का जब एक्वस सोल्यूशन हम पानी के अंदर बनाते हैं तो Cu+2 और SO4-2 जो है वो चार्जेस हमारे पास जो आयन्स आ जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यही जो है ये मूव करते हैं। एक जो है वो टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल और दूसरा टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल। इन्हीं की मूवमेंट की वजह से, दोनों की मूवमेंट की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। गैसेस के अंदर देखते हैं तो बेटे गैसेस, वैसे तो हमें पता है कि गैसेस न्यूट्रल होती हैं। अब एयर जो है
इसके अंदर बहुत सी गैसेज मौजूद हैं, तो न्यूट्रल हैं, अदरवाइज़ तो हमें दूर से करंट लग जाए, अल्लाह जी करंट लग गया, तो ऐसे नहीं होता। गैसेज के अंदर से करंट फ्लो करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अब वो ज़ोर क्या करता है, वो पोटेंशियल क्या करता है, गैस को आयोनाइज कर देता है, गैस को आयंस के अंदर चेंज कर देता है। तो इसी वजह से चार्ज कैरियर्स फिर क्या होंगे गैसेज के अंदर, किन की वजह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से। ओके, लास्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट जो है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, ये आप चैप्टर 18 के अंदर पूरा सेमीकंडक्टर का पोर्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर ना तो कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, बल्कि दरमियान में होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी को, इनकी करंट के अपने अंदर से गुजरने की सलाहियत ना तो कंडक्टर जैसी होती है ना इंसुलेटर जैसी होती है, बल्कि दरमियान में होती है। तो इसलिए हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब दरमियान। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट किस वजह से फ्लो करता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। अब होल क्या है, ये सारा चैप्टर 18 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बेटे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं बात कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद है, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत कम है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जब नेक्स्ट आर्टिकल कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ब्रीफ जो है वो रिव्यू दूंगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो बेटे ये यहाँ तक है हमारा चार्ज कैरियर। अब हम लोग देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है। जब भी हम लोगों ने कोई सर्किट डायग्राम बनानी है तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, और करंट जो है वो प्रीवियसली करंट की डायरेक्शन क्या ली जाती थी, जो है हमारे पास प्रीवियस किसको समझा जाता था, करंट किस वजह से फ्लो करता है। अब करंट का पता चला कि किन चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, तो अब हम लोग वो चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। जी बेटे, अब जो हमारी हेडिंग है, आज की लास्ट हेडिंग है इस लेक्चर की, कि करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने क्या लेनी है, जो कि आपकी बुक के ऊपर हेडिंग है, करंट डायरेक्शन के नेम से हेडिंग है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो थोड़ी सी कहानी है, उसको हम सुन लेते हैं कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता था। किन चार्जेस की वजह से फ्लो करता था बेटे, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होना शुरू हो गई, और जब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता था, तो वो करंट की डायरेक्शन लेते थे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं, बल्कि नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है, या करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर गुजरता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो फिर जो है करंट की डायरेक्शन एक, यानी कि दूसरा करंट जो है हमारे पास आ गया। एक जो पहले जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से था उसको हम कन्वेंशनल करंट का नेम देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से आया वो कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब दोनों को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट है कन्वेंशनल करंट बेटे, वो क्या होता है जी, फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। और जो होता किस वजह से है जी, कंसीडर ये किया जाता है कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और ये हमेशा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो है ये करंट फ्लो करता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा बेटे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आप लोगों ने लेनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं दोनों के अंदर। डिफरेंस इफेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का इफेक्ट सेम है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फ्लो करने की वजह से जो करंट होता है कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों सेम इफेक्ट रखते हैं। अब मुझे बच्चा भी बताया कि करंट जो है वो हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये वायर है, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें से करंट गुजरा है या नहीं। अब हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते,
हाथ लगाएंगे तो सारी सी बात है करंट लग जाएगा। या अगर इसके ऊपर इंसुलेशन है, हाथ लगा के भी नहीं पता चल रहा कि कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, तो बेटे इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। करंट जब किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारा थर्ड आर्टिकल है इसी चैप्टर का, तो उसके अंदर हम ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके अंदर जो इफ़ेक्ट हमने पढ़ना है ना, हीटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, तमाम इफ़ेक्ट्स कन्वेंशनल करंट की वजह से जितना इफ़ेक्ट हीटिंग होगा, हीटिंग इफेक्ट जितना कन्वेंशनल करंट की वजह से होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से। दोनों के एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सेम है। दोनों के एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स सेम है। या ऐसे बात कर ले कि किसी सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है उसकी मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होती है, दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं। अब सर करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई कि कन्वेंशनल करंट की जो है वो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो वो लो टू हाई पोटेंशियल लेनी है। लेकिन अगर हमें कोई सर्किट दे दिया जाता है, हम कोई सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर डायरेक्शन कौन सी लें, इलेक्ट्रॉनिक करंट वाली या कन्वेंशनल करंट वाली? क्वेश्चन है ना ये। तो क्वेश्चन जो है इसका आंसर बेटे ये है कि आपने हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी है। जहाँ पर भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, करंट की डायरेक्शन आपने फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है। ये कन्वेंशन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और हर जगह पे करंट की डायरेक्शन ऐसे ही लेनी है। हमने एक फिक्स कर ली हुई है करंट की डायरेक्शन कि वो फ्रॉम पॉजिटिव टू या लो नेगेटिव टर्मिनल या फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, वो डायरेक्शन लेनी है जो कि कन्वेंशनल करंट की थी। क्लियर हो गया? कन्वेंशनल करंट क्या होता है? वो करंट जो कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है, और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ली जाती है। ये आज का बेटा बेसिक आर्टिकल था। इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट को हमने फील किया। अब करंट किसी को लग रहा होगा, किसी को नहीं लगा होगा, तो बेसिक हमने चीज़ें जो हैं वो फील कर ली हैं कि करंट होता क्या है, करंट का जो वैल्यू लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, कितना कूलम चार्ज करंट जो फ्लो कर जाएगा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो करंट इतना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाएंगे तो करंट जो है वो फिर कितना होगा। तो ये सारा कुछ हमने आज देखा। करंट की डायरेक्शन देखी, करंट की टाइप्स देखी। अगर किसी भी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, मैं सारा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर अब जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देखें, समझें। कोई चीज़ अगर नहीं आती, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह फ़ौरी रिप्लाई करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, लोग रिप्लाई भी करते हैं, जो कमेंट करते हैं उनको मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आप लोग भी जो है वो कंट्रीब्यूट करें, और साथ साथ आप जो है शेयर भी क्या करें, मेरे चैनल के लिंक्स को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, और दोस्तों को बताएं, अपने फेसबुक आईडी पे शेयर करें। तो इस मुझे जो है वो सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर लेके आ सकूं आपके लिए, आपके छोटे बहन भाइयों के लिए, या फर्दर जब आप ग्रेजुएशन में जाओ तो जो आर्टिकल्स 9th या फर्स्ट ईयर 10th के अंदर हैं उनको जब यूज़ करना हो तो आप वो लेक्चर देख सकोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।